Good afternoon to everyone. Good afternoon, sir. जैसे आज डाउट क्लास भी थी आपकी, तो जिन्होंने भी डाउट्स भेजे थे उसके डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। तो आपके एक मेरे ख्याल से PWT भी प्लान है, बहुत थोड़ा सा अर्ली है, वो लेट होना चाहिए था। एक्चुअली वो PWT अगर प्लानिंग जो थी ना मुंबई के वहीं से आता है, वी कैन नॉट डू मच। उसके बारे में हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसको मॉनिटर नहीं कर सकते। बिकॉज अगस्त में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, आपका करंट का हो चुका है, अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का होगा, तो उसको थोड़ी तैयारी करो, तब तक आपको खत्म हो जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है हम खत्म हो जाएगा, कल से नेक्स्ट वीक ही हो जाएगा। इसमें ज़्यादा क्लास थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना होगा, तो वो सही रहता है। थोड़ा सा प्रेशर रहता है, कभी भी किसी टेस्ट वगैरह का प्रेशर होगा ना, तो फिर पढ़ाई ठीक होगी। ऐसे फ्रीली फिर हम टालते जाते हैं कि आज नहीं कल कर, जैसे कोई प्रेशर आ गया ना कि है ना, तो फिर आप पढ़ते हो उसको। क्या चलो हम यहाँ पे फर्दर इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ही नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, वी हैव स्टडीड अबाउट द एम्पियर्स। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, वी हैव स्टडीड अबाउट द एम्पियर्स, है ना। तो हमने ये निकालना सीख लिया कि किसी भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, बैरल-सावर्त लॉ एंड एम्पियर्स लॉ। अब हम दूसरे पे आ जाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर, है ना। तो सिंपल सा अब आपका जो टॉपिक है दैट इज योर मैग्नेटिक फोर्स, है ना। कि जो नेक्स्ट चीज आपको पढ़नी है, लेट्स टू स्टडी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, राइट, इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड, इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और इस बार जो वीकेंड्स की आपकी क्लास होगी ना, जो वीकेंड संडे को क्लास होती है, उसमें मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। उसमें कोई 11th का टॉपिक हम नहीं लेंगे इस बार, क्योंकि आपका TWP है, तो उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करूंगा, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के क्वेश्चंस। यहाँ पे हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म। कि कभी भी अगर किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में अगर कोई मूविंग चार्ज होगा, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है, और वो मैग्नेटिक फोर्स आपको निकालने आना है। तो सिंपल सा मेरा बोलने का मतलब ये है कि कहीं पे भी कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज इस तरह से हमने यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे किसी सोलाइट के अंदर होता है, किसी भी सोलाइट के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल एडजस्ट कर रही थी, एक्सटर्नल वर्ड बोलना जरूरी है, जो चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट। इसमें कोई चार्ज इंटर होता है, इसमें कोई क्यू चार्ज जो है किसी v वेलोसिटी से मूव करता हुआ इंटर हो, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। कि जब भी किसी एक्सटर्नल फील्ड में कोई मूविंग चार्ज होगा, तो उसके ऊपर क्या लगता है, आपका मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, इसकी वैल्यू हम ये लिखते हैं कि अगर ये चार्ज क्यू और ये v से मूव कर रहा है, तो इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है q इंटू वी क्रॉस। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी आपके q इंटू वी क्रॉस। v इज द वेलोसिटी वेक्टर, v इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, q उसके ऊपर चार्ज है। और उसके बाद है, इसी को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूं, दिस इज सिंपल qvb इनटू sin थीटा इनटू सम डायरेक्शन n कैप हो जाएगी, है ना। और थीटा जो होगा, ये v और b के बीच का एंगल हो जाएगा, है ना। इसमें जो थीटा होगा, दिस इज द एंगल बिटवीन द v एंड b। सिंपल सा थीटा इज द एंगल बिटवीन द v एंड b वेक्टर। थीटा जो होगा, दिस इज द एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर। जो आपका v एंड b वेक्टर है, उसके बीच का एंगल कितना हो सकता है आपका थीटा। तो बेस्ड ऑन द थीटा मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। अगर हम इस फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करें, तो जब ये थीटा 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। पक्की बात है, यहाँ पे थीटा अगर 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस फील्ड के अलोंग मूव कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, क्यू चार्ज पार्टिकल अगर फील्ड के अलोंग जा रहा है या उस फील्ड के अपोजिट जा रहा है v से, तो इन दोनों केस में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है।
है ना, फील्ड के अलोंग या उसके अपोजिट, दोनों केस में एज पर द फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0, राइट। बाकी किसी भी एंगल पे होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली केस में जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होगी, है ना। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा मींस v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द v वेक्टर, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो होगा वो QV होगा। तो कई बार हम लूजली ये बोलते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू QV, तो QV तब से तभी होता है जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर आपस में क्या होता है, जैसे आपके परपेंडिकुलर। तो जब भी आपको किसी मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है किसी भी केस में, तो मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जस्ट हम ये यूज करेंगे, ये जो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर की वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी Q इंटू V क्रॉस, है ना। कि मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी Q इंटू V क्रॉस, है ना। इसी को आपने एक्सपेंड किया और थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, सकती है आपकी चेंज। अब यहाँ से एक चीज आती है कि इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो हम यहाँ से सिंपल सा बोल सकते हैं, क्योंकि ये V एंड V का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो हम सिंपल सा बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सिंपल सा हम ऐसा बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी perpendicular to both V and V, है ना। कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी दोनों V एंड V दोनों की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना। एंड इट इज अलोंग V क्रॉस, एंड इट इज अलोंग V क्रॉस, जिस डायरेक्शन में V एंड V का क्रॉस प्रोडक्ट होगा उस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इसलिए आपको फोर्स है। तो हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो निकालेंगे ना, V एंड V के क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे। जैसे कि इस केस में अगर मुझे निकालना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, तो V इस तरफ है, V इस तरफ है, तो V एंड V का क्रॉस प्रोडक्ट, V एंड V का क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम बाहर आ रहा है, मतलब इसमें जो फोर्स होगा वो इक्वल टू द प्लेन, है ना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा जिस प्लेन में V एंड V है उसके परपेंडिकुलर होता है ना, और हमेशा V क्रॉस V के अलोंग, अगर ये V है और ये आपका V है, उसके अलोंग V क्रॉस V के अलोंग, है ना। इफ चार्ज इज पॉजिटिव it is along the V cross B if Q is positive, if Q is positive, and opposite to V cross B if Q is negative, opposite to V cross B if Q is negative, if Q is negative, ये भी ध्यान रखना, जब Q पॉजिटिव होगा तो V क्रॉस B के अलोंग होगा, और जब Q नेगेटिव होगा तो V क्रॉस B तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा हम V क्रॉस B से निकालते हैं, कोई दूसरा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल या फिर सब मत यूज, सिंपल ऐसा है कि V क्रॉस B के अलोंग फोर्स, है ना, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इसके ऊपर बाहर की तरफ है। तो जस्ट डायरेक्शन के लिए मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सपोज किसी रीजन में, है ना, कि यहाँ पे जस्ट मैं ऐसा बोलता हूँ आपको कि कोई इस तरह से आपका रीजन, है ना, कि कोई भी स्पेस है जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, इनटू द प्लेन यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस पे कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, ऐसे ये चार्ज पार्टिकल है और किसी बी से राइटवर्ड जा, है ना। तो मुझे निकालना है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ नहीं है, V क्रॉस B होगा, तो V इस तरफ है, B अंदर की तरफ है, तो फोर्स ऊपर लग जाएगा। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो उसके ऊपर फोर्स ऊपर लगेगा, है ना, और उस फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे पॉजिटिव, है ना। यही चार्ज अगर नेगेटिव होता, जैसे मैंने बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर यही चार्ज नेगेटिव होता, आप अगर इसको -Q ले लेते और सेम V वेक्टर से जा रहा है, तो आप देखो V क्रॉस B तो ऊपर आ रहा है, लेकिन चूंकि चार्ज नेगेटिव है इसलिए फोर्स की वैल्यू जो डायरेक्शन होगी इस केस में क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड लगेगा, ये चार्ज जो डिफ्लेक्ट होगा वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट। तो सिंपल सा जो डायरेक्शन होती है वो V और B के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, एंड अलोंग द V क्रॉस B if Q is positive and opposite to the V cross B if Q क्या होता है, कि आपका नेगेटिव, राइट। और अब बात है इन दिस केस V into the plane और V plane पे, आपको पता है इस केस में V is perpendicular to the B, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, है ना, वो जस्ट आपका QV होगा। डायरेक्शन तो जो भी होगी हमेशा फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर एंगल 90 डिग्री है तो उसकी वैल्यू कितना दे सकते हैं आपकी Q। तो मोस्ट ऑफ द केस ऐसे ही होता है कि प्लेन में इनटू या आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है और प्लेन में चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, तो सारे केसेस में B और B आपस में क्या होता है, जैसे आपके परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड क्या निकालते हैं, जैसे आपका डायरेक्शन, राइट।
तो ये चीज, और इसमें एक चीज रखना कि अलोंग कॉन्सेप्ट, कि जब भी फील्ड के अलोंग अगर चार्ज को जा रहा है तो फोर्स की वैल्यू 0, अपोजिट जा रहा है तो भी 0 है ना। किसी एंगल पे होगा तभी फोर्स, अगर किसी एंगल पे होगा तभी फोर्स क्या होगा बेसिकली आपका एक्शन। ये थोड़ा सा जस्ट मैग्नेटिक फोर्स का क्या है बेसिकली आपका बेसिक्स, ये हमें पढ़िए। इसके बाद हम आते हैं, इस बेसिक्स को जानने के बाद देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम ये बोलते हैं कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स हमेशा 0 है। चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कभी कोई वर्क नहीं करता। हाँ, हम यहाँ पे जस्ट ये बोलते हैं कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज 0, ये हमेशा ही 0 होता है। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल हमेशा क्या होगा, 0 होगा। उसको सिंपल सा करना है कि जैसे हम ये जानते हैं ना कि वर्क डन की वैल्यू जो होती है ये आपकी इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, और डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी के अलोंग होता है ना, कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होता है कि आपके वेलोसिटी के अलोंग होता है। तो सिंपल सा बोलेंगे इसलिए 0 होता है बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस, है ना। कि जैसे मैंने बोला यहाँ पे कोई इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है ना, और कोई चार्ज पार्टिकल को आपने किसी इंस्टेंट पे इसको Q से V से प्रोजेक्ट कर दिया, तो वेलोसिटी के अलोंग तो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका ds, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इसका, तो मैग्नेटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री अगर होगा तो वर्क डन की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी 0। तो कभी भी किसी फ्री चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करता, इलेक्ट्रिक फोर्स करता है, कि कभी फ्री चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क होती है, लेकिन वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के ऊपर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो कहीं भी चला जाए, मान लो ये डिफ्लेक्ट होके किसी इंस्टेंट में यहाँ पे आ गया, तो आपको इस तरफ हो जाएगी वेलोसिटी डायरेक्शन, तो जो फोर्स होगा वो इस तरफ लेंगे। v और फोर्स हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0। और अगर वर्क डन 0 होगा तो आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाए, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब है कि हाफ mv स्क्वायर 0 है ना, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का 0 होने का मतलब हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होने का मतलब है स्पीड कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। तो जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट है, हाँ, सिंपल सा बोलेंगे स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज स्पीड और काइनेटिक एनर्जी, magnetic force can never change speed or kinetic energy, speed of or kinetic energy of charge particle। कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसकी स्पीड या काइनेटिक एनर्जी को मैग्नेटिक फोर्स चेंज नहीं कर सकता है ना, हाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन की, है ना, लेकिन इसकी वर्क डन अगर 0 होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट का मतलब स्पीड इसकी कांस्टेंट रहेगी, जितनी स्पीड यहाँ पे है उतनी स्पीड यहाँ पे है ना, कहीं भी चला जाएगा इसकी v चेंज डायरेक्शन वाली चेंज होता है। तो ये बड़ा एक की लाइन है, मैग्नेटिक फोर्स कैन नेवर चेंज द स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, तो इसमें एक कंसेप्चुअल चीज होती है जो कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में क्या होगी यूज, इसलिए आपसे ठीक है, ये हम इस तरह से कर सकते हैं। तो स्पीड या काइनेटिक एनर्जी को मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चेंज नहीं कर सकता, राइट। तो जस्ट हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम एक चीज पढ़ते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो, उसी को हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। उसके बाद ये चीजें पढ़ने के बाद बेसिक्स हम ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ते हैं, चार्ज पार्टिकल का किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में उसके पाथ कैसा हो, राइट, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वर्क डन तो 0 होता ही है,
तो इसके बाद हम आ जाते हैं, वी डिस्कस ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल, trajectory of charge particle, right, in uniform external magnetic field. इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसकी ट्रेजेक्ट्री या पाथ कैसा होगा? तो देखो सारा कुछ डिपेंड करता है कि बी और वी में एंगल कितना है। सबसे पहला जो पाथ होगा, अगर हम किसी केस में ले लें, इफ बी इज राइट पैरेलल टू बी, अगर इसकी वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल है ना, तो उस केस में आपको होता है पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। इस केस में पाथ कैसा हो जाएगा? इसलिए आपका पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन है ना। बी एंड बी अगर पैरेलल तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा, आपको पता ही है। इस तरह से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल क्यू जो है ये किसी बी से इसके लॉन्ग जा रहा है, तो बी और बी पैरेलल है तो इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा तो सीधे जाता जाएगा। तो अगर बी एंड बी पैरेलल तो इसका पाथ कैसा होता है? जैसे कि आपका स्ट्रेट। सेकंड इसमें पाथ होता है if B is right perpendicular to B, इसमें जो वेलोसिटी वेक्टर होता है अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर हो है ना, तो उस केस में आपको होता है मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर हो जाए देन पाथ विल बी सर्कुलर, इसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी वो ट्रैजेक्टरी कैसे हो जाएगी? जैसे कि आपकी सर्कुलर होगी है ना। तो जानना कि अगर दोनों पैरेलल हैं तो स्ट्रेट लाइन, अगर V और B परपेंडिकुलर है तो पाथ कैसा होगा? जैसे कि आपका सर्कुलर। सिंपल सा हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस पे आपने कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे प्लेस कर दिया, चार्ज पार्टिकल किसी बी से, तो आपको पता है बी तो इनटू द प्लेन है, तो इस केस में वी वेक्टर जो है बी के परपेंडिकुलर, तो आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स ऐसा लगेगा। यहाँ से जैसे आप इसको प्रोजेक्ट करोगे क्यू चार्ज पार्टिकल किसी बी वेक्टर वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा है ना। अब उधर टर्न होके यहाँ पे जाएगा और जैसे यहाँ पे आएगा तो जो V क्रॉस बी आप फिर से लगाओगे तो V क्रॉस बी लेफ्ट पर लग जाएगा है ना, और जैसे आपने फोर्स लेफ्ट पर लिया फिर ये टर्न होके यहाँ पे जाएगा है ना, तो फोर्स डाउनवर्ड लग जाएगा अगर V इस तरफ है तो, और फोर्स जैसे डाउनवर्ड लगेगा ये इस तरह से सर्कुलर मोशन है और हमेशा जो मैग्नेटिक फोर्स है ये आपका सेंटर सीकिंग, ये मैग्नेटिक फोर्स का नेचर कैसा हो जाएगा? कि आपका सेंटर सीकिंग, तो अगर सेंटर सीकिंग है तो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हमेशा मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ रहेगा है ना। तो इस केस में इसका मोशन कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर, अगर बी और बी आपस में क्या है? कि आपके परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फोर्स इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम देख सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो जो QVB मैग्नेटिक फोर्स होगा जो कि V और B 90 डिग्री एंगल है, sin 91 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा mv²r। तो यहाँ से रेडियस ऑफ द पाथ आ गया, इसका जो रेडियस होगा वो आपका mv/qv हो जाएगा। तो सिंपल कि मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर प्रोवाइड कर रहा है तो इस पाथ का हम रेडियस निकाल सकते हैं, दिस इज द रेडियस ऑफ द पाथ, तो रेडियस इक्वल टू mv/qv हो जाएगा। रेडियस के अलावा हम इसका निकाल सकते हैं एंगुलर स्पीड, तो जो इसकी ओमेगा होगी इसके बाद जब ये रोटेट करेगा ओमेगा से, तो ओमेगा तो आपका v/r हो जाएगा, तो r की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा qv/r, और एंगुलर स्पीड आ गई तो टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ओमेगा होता है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो आपका हो जाएगा 2πm/, तो ये तीनों चीजें आ गई, ये इतना रेडियस होगा, ये इसकी एंगुलर स्पीड होगी और ये इसका टाइम पीरियड होगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो ओमेगा एंड टाइम पीरियड है ये स्पीड से इंडिपेंडेंट है, इसमें स्पीड कहाँ आ रहा है? तो ये दोनों जो फैक्टर हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, दिस इज सिंपली इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। इसी के ऊपर साइक्लोट्रॉन वर्क करता है, जब हम एक स्टूडेंट पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसी के ऊपर क्या है आपका बेस, भाई जो सारी चीजें ओमेगा टाइम पीरियड जो होती है
स्पीड से क्या होती है, जैसे आपके इंडिपेंडेंट। एक चीज और भी इसमें है, जैसे जो mv बाई क्यूबी है, इसी को मैं लिख सकता हूँ मोमेंटम बाई क्यूबी, क्योंकि mv मोमेंटम होता है। इसी मोमेंटम को मैं ये लिख सकता हूँ रूट 2 mk, है ना, वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी, है ना, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, रूट 2 mk होता है, k इसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। और आप ध्यान रखो, कोई भी चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी गेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी क्यों गेन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। होता क्या है कि जैसे कोई भी स्पेस है, इस दोनों पॉइंट के बीच में अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ लोअर पोटेंशियल, ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है ना, तो जैसे आप किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे आप रखोगे तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा क्यों, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जब ये यहाँ पे बाहर निकलेगा तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी, हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी गेन कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से नहीं। तो इस स्पेस में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी है, तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा और फोर्स की वजह से स्पीड बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। इस के को हम ये भी लिख सकते हैं क्यू इनटू डेल्टा, हाँ भाई, काइनेटिक एनर्जी जो होती है चार्ज इनटू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हाँ, तो कई बार इस के को की जगह पे हम चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। के की जगह पे आप क्या लिख दोगे, क्यू इनटू डेल्टा। तो चार्ज पार्टिकल जो पोटेंशियल डिफरेंस गेन काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, वो हमेशा किसकी वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। हाँ, इसकी तो हम बोलते हैं, इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब यही तो हो गया, एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में जो एनर्जी गेन करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि जूल के टर्म्स में इसके इक्वल होती है 1.6 × 10⁻19 जूल के इक्वल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब वही, एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में जो एनर्जी गेन करता है उसी को हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, और वो इतने जूल के क्या होगी, इक्वल। कोई चीज है कि काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, Q इनटू डेल्टा। ये काम आप याद रखो, रेडियस के सारे एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है। ओमेगा क्यूबी बाई एम, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई एम बाई क्यू, और टाइम पीरियड जो होगा वो स्पीड से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट। रेडियस स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगी, अलग अलग स्पीड पे रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो, लेकिन टाइम पीरियड हमेशा इससे क्या रहेगा, इसलिए आपका इंडिपेंडेंट। तो उसका सेंस जस्ट राइट इट डाउन। तो दो ट्रेजेक्टरी आ गई, फर्स्ट ट्रेजेक्टरी आ गई, पैरेलल होगा तो स्ट्रेट लाइन, और परपेंडिकुलर होगा तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा, सर। ठीक है, ये हमने इस ट्रेजेक्टरी की बात की है। इसके बाद हम आते हैं, एक और ट्रेजेक्टरी इसकी होती है, जैसे पैरेलल है तो ये होगा, परपेंडिकुलर है तो ये होगा, किसी एंगल पे होगा तो ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, है ना। तो सिंपल सा हमें बोलते हैं कि अगर कोई एंगल हो जाएगा, थर्ड पार्ट में आप कैसा आ जाएगा कि V और B में कुछ एंगल थीटा है ना, इफ थर्ड पार्ट में ऐसा हो जाएगा, एंगल बिटवीन V and B is theta, है ना, अदर देन 90 एंड 0 या 180। तो अगर कोई थीटा एंगल है तो इस केस में जो इसका ट्रेजेक्टरी होता है वो हेलिकल या स्पाइरल होता है। तो इस केस में ट्रेजेक्टरी विल बी हेलिकल और स्पाइरल। इस केस में जो इसका पाथ होगा हेलिकल या क्या हो जाता है, जैसे कि आपका स्पाइरल। इसको आप ऐसे समझना कि आप एकदम ठीक से समझना कि इसका हेलिकल या स्पाइरल पाथ का सिंपल सा मतलब क्या है। तो हेलिकल या स्पाइरल पाथ का मतलब ये है कि ये आपकी एक्सटर्नल पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये आपके हो गए बेसिकली आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से, है ना। और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या किया, किसी चार्ज पार्टिकल क्यूब को किसी बी से प्रोजेक्ट कर, है ना, जो कि बी से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना।
है। तो थीटा अगर 0 होता तो स्ट्रेट लाइन, 90 होता तो सर्कुलर, जैसा उसमें बताया। इसमें कोई दूसरा थीटा एंगल। तो हम क्या करेंगे इसको समझने के लिए, इस v वेक्टर को आप रिजॉल्व करें। ये आपको हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा। तो आपको पता है v cos थीटा की वजह से कोई फोर्स रहेगा नहीं, क्योंकि तो v के अलोंग है, और v sin थीटा v के परपेंडिकुलर। तो इसकी वजह से इसका मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। मतलब ये हो जाएगा कि v sin थीटा की वजह से ये इस तरह से सर्किल परफॉर्म करेगा, है ना, इस तरह सर्किल परफॉर्म करेगा, लेकिन v cos थीटा की वजह से ऊपर तो जाएगा, तो इसका पाथ इस तरह से स्पाइरल ऐसा, है ना, कि जैसे यहां से अगर स्टार्ट हुआ था तो ये इस तरह से प्लेन से बाहर आएगा, एक सर्किल के बाद फिर से प्लेन को टच, फिर से प्लेन से बाहर आएगा, क्योंकि इसमें फोर्स की डायरेक्शन प्लेन से बाहर होगी, v क्रॉस v बाहर देगा। जैसे हम यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, ये इस तरह से प्लेन से बाहर आए, साथ ही साथ v क्रॉस v से ऊपर जा रहा होगा, तो ये आके फिर से एक बार टच करेगा, फिर से सर्किल प्रूव करेगा, फिर से टच करेगा। तो इस तरह के पाथ को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका हेलिकल या स्पाइरल। उसके पाथ को हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका पाथ जो इस तरह से होगा आपका हेलिकल या स्पाइरल, ऐसा पाथ, है ना, और ये v के अलोंग इस तरह से मूव करता है, राइट। तो ये पाथ होता है, इसी को हम क्या होता है, इसलिए आपका हेलिकल। तो अगर ये हेलिकल पाथ है तो इसमें कुछ चीजें क्लियर है, जो रेडियस होगी वो तो mv sin थीटा बाई क्यू भी हो जाएगी, क्योंकि अब जो सर्कुलर मोशन बन रहा है वो भी sin थीटा की वजह से बन रहा है। mv बाई क्यू की जगह पे mv sin थीटा बाई क्यू भी। टाइम पीरियड को तो v से मतलब होता नहीं, तो टाइम पीरियड आपका जो हो जाएगा वो 2 पाई m बाई क्यू होगा, है ना। एक सर्किल का जो टाइम है वो तो चेंज नहीं होगा, जैसे आपने बोला तो एक सर्किल के बाद यहाँ पे फिर से टच करेंगे, तो वो जो टाइम होगा वो फिक्स रहेगा, वो तो इतना ही रहेगा। लेकिन एक सर्किल में कुछ ही ऊपर भी चला जाए, इसी चीज को हम बोलते हैं पिच। एक आपका इसमें एक टर्म आ जाएगा, वी कॉल इट एज अ पी या पिच, है ना। एक टर्म हम डिफाइन करेंगे, उसको हम बोलते हैं पिच। पिच हो जाएगा लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन सर्किल। पिच जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट, इन वन सर्किल। सर ये दोबारा बता देंगे कि स्पाइरल क्यों बन रहा है, ये मुझे स्पाइरल समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा। v sin थीटा की वजह से तो उसका मोशन सर्कुलर होगा, क्योंकि v sin थीटा और v परपेंडिकुलर है। तो अगर ये यस v सर। cos थीटा नहीं होता तो सिंपली सर्किल परफॉर्म करता है एक ही जगह पे। अच्छा लेकिन v ठीक है cos सर, वो उसे ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। परफॉर्म करेगा, ऊपर भी जाएगा, पाथ ठीक है कैसा सर। होगा इसका, पैरेलल। तो हमने एक डिफाइन किया कि इसका कुछ पिच होगा, तो पिच हो जाएगा लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन सर्किल, कि भाई एक सर्किल परफॉर्म करने में जितना ये ऊपर जाएगा उसी को हम पिच बोलते हैं। तो पिच निकालना एकदम आसान है। पिच जो होगा वो आपका हो जाएगा v cos थीटा इनटू टाइम थीटा। भाई एक सर्किल का टाइम t है और ये v cos थीटा से ऊपर जा रहा है, तो v cos थीटा को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, इसलिए आपका पिच है। यहाँ से एक फॉर्मूला पिच का, पिच की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 पाई m v cos थीटा बाई क्यू भी। तो जस्ट तीन चीजें आ गई, है ना, कि जब ये पाथ स्पाइरल होगा तो स्पाइरल या हेलिकल का रेडियस कितना होगा, टाइम पीरियड उसका इतना होगा, और जो ऊपर जा रहा होगा एक सर्किल में उस पिच की वैल्यू क्या होगी, उसे इस तरह के पाथ हम इसमें क्या है ना। एक चीज बस मैं जो बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कि ये प्लेन से बाहर आएगा, वो समझना जरूरी है। प्लेन से बाहर इसलिए आएगा क्योंकि v sin थीटा क्रॉस b है, तो फोर्स प्लेन से बाहर लेगा, मतलब यहीं पे ये प्लेन छोड़ देगा, ऐसे सर्कल परफॉर्म करेगा, फिर एक सर्किल के बाद फिर से प्लेन को टच, फिर एक सर्किल के बाद फिर से प्लेन को टच, मतलब हमेशा ये प्लेन से बाहर ही हेलिकल परफॉर्म। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो फोर्स अंदर लगता, ये प्लेन के अंदर रहता, लेकिन बार बार एक सर्किल के बाद प्लेन को क्या करेगा, इसलिए आपका टच। तो इस तरह से हम इस हेलिकल पाथ को क्या करेंगे, डिफाइन। तो ये आपके तीन तरह के पाथ होते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर एंड हेलिकल। इसके बाद हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल फील्ड। क्योंकि अभी आपने पढ़ा स्पीड तो चेंज कर नहीं सकता, सिर्फ कोई रिफ्लेक्ट तो करता है। तो हम यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं इस ट्रेजेक्टरी पढ़ने के बाद, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल फील्ड, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल।
of charged particle, right? In external field. In external field. कि भाई एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगा किसी एक्सटर्नल फील्ड में। हाँ, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का मतलब समझना क्या है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का मतलब मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ। हाँ, तो देखो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जब हम निकालते हैं तो उसके दो केस होता है ना। व्हेन विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्पेस इज गिवन, मैग्नेटिक फील्ड स्पेस इज गिवन, स्पेस इज गिवन। किसी केस में मैग्नेटिक फील्ड स्पेस की आपको विड्थ दी होगी। विड्थ का मतलब हो गया कि ये जो प्लेस है इसी में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेस, है ना। और ये विड्थ जो है वो डी है ना, डी फिक्स है भाई, इसके इधर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और ये जो डी है दिस इज सपोज लेस देन रेडियस, जो भी इसमें रेडियस बनेगा सर्कुलर मोशन का उससे क्या हो सके आपका ये कम है ना, डी की वैल्यू कम है। तो क्या होगा, एक चार्ज पार्टिकल क्यू किसी बी से यहाँ पे एंटर करेगा तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर लग जाएगा ऐसे, आपको तब फोर्स जब ऊपर लगेगा तो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आएगा ऐसे, और जैसे यहाँ पे पहुंचेगा आपको तो इसके बियॉन्ड तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं ना, तो ये सीधा ऐसे चला जाएगा, स्पीड तो चेंज होगी नहीं, स्पीड तो ऐसी रहेगी, और ये सीधा ऐसे चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर ये बहुत ज्यादा लंबा होता तो घूम के वापस ले आ सकते, तो उस केस में तो 180 पे आ जाता। इसलिए मैंने ये बोला है कि डी जो है रेडियस से कम, अगर ये डी रेडियस से ज्यादा होती तो ये इसी पार्ट में क्या होता है घूम के वापस। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि पहले ये हॉरिजॉन्टल था, अब इसकी स्पीड तो चेंज नहीं हुई लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई, तो ये थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट, तो इसी थीटा को आपको निकालना होगा। ये थीटा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एकदम आसान है निकालना, आपको ध्यान दो कि अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये पाथ तो सर्कल है ना, एक मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ और एक इस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉप, तो जहां पे मीट करेंगे वो सेंटर ऑफ द सर्कल तो हो जाएगा। ये v की डायरेक्शन में यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, v की डायरेक्शन में यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप, तो जहां पे मीट करेंगे वो सर्कल का क्या हो जाएगा, सेंटर। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, और अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ये चीज रेडियस होती है, तो आपका थीटा निकाल सकते हैं। आपको पता है कि ये चीज r है और ये विड्थ तो आपने बोला d है, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी डी बाई आर आ गई, और आर हम जानते हैं आर की वैल्यू एम बी बाई क्यू बी होती है, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आपकी आ गई क्यू बी डी बाई एम, तो मतलब थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी साइन इनवर्स इतनी है, दैट इज योर क्यू बी डी बाई एम। तो इतने एंगल से रिफ्लेक्ट होते हैं, अगर डी स्पेस में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है जो कि लेस देन आर है, जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपल सा कितना हो जाएगा, दैट इज द क्यू बी डी बाई क्या हो जाएगा एम। ये तो मैंने एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन तब निकाला है जब व्हेन विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक स्पेस इज गिवन, है ना, तो विड्थ अगर दिया तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हम इस फॉर्म से निकाल सकते हैं, जस्ट इस तरह से ट्रायंगल आप यूज। कई बार क्या होता है विड्थ नहीं दिया होता है, टाइम दिया होता है कि इतने टाइम के बाद एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिखाऊं, तो सेकंड तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें विड्थ के बजाय क्या दिया होता है, जैसे आपका टाइम दिया है ना, कि विड्थ के बजाय क्या दिया होता है, जैसे आपका टाइम। तो सेकंड जो क्वेश्चन होते हैं इन दिस केस व्हेन टाइम इज गिवन, व्हेन टाइम इज गिवन, हाँ, तो मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह पे है, हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपकी हर जगह पे है ना, लिमिटेड स्पेस पे नहीं, एवरीवेयर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, इसकी आपकी एग्जिस्ट, और किसी चार्ज पार्टिकल को क्यू आप किसी v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट, जैसे आप प्रोजेक्ट करेंगे इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना, किस तरह से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आपका यहाँ पे किसी टी टाइम के बाद, तो टी टाइम के बाद आपको ये थीटा बताना है, तो ये भी एकदम आसान है, इसमें कोई डी नहीं दिया हुआ है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में अगर टाइम टी लग रहा है तो टी टाइम ऑफ डिफ्लेक्शन वो भी आसान है, आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप करो, तो जहाँ पे मिलेंगे वो सेंटर आ जाएगा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा ही तो निकालना है, और आपको पता है
थीटा आ जाएगा अगर आपको ओमेगा पता है। ओमेगा तो इसका कांस्टेंट रहता है ना, अगर मुझे निकालना है टी टाइम में थीटा कितना होगा, तो थीटा इक्वल टू जस्ट ये हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट है, टी टाइम के बाद इतना एंगल ट्रेवल कर जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू अभी आपने पढ़ी यूवी बाई एम। मैं तो लेकिन ध्यान रखते हैं यहाँ से जो थीटा आएगा ना वो रेडियन में है, यहाँ से जो भी आप थीटा निकालोगे किसमें आएगा, सके आपका रेडियन पाई करना ये आप आगे कि भाई किसी टी टाइम के बाद थीटा हम इससे निकाल लेंगे, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस का विड्थ दिया हुआ है डी, तो थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट, कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये थोड़ी सी स्टार्टिंग की स्थिति थी, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ये हम पढ़ते हैं। ये आपका गैस अभी बेटा अभी पढ़ेंगे ना, आपको आ जाएगा खुद ही वो, बस 3 केस आ गए है ना, तो ये हमने चार्ज पार्टिकल की बात, तो वन बाय वन आई विल गिव फ्यू न्यूमेरिकल्स, उससे आपको आ जाएगा है ना, एक एक करके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना अपने आप आ जाएगा। तो जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व, जैसे कि सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हम लग सकते हैं यहाँ पे, वी कैन गो फॉर दिस। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल है, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो जो सर्कुलर मोशन बनेगा उसके रेडियस का रेशियो है या एज एग्जांपल है ना, इस छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट।
हाँ, दिव्यांश त्यागी, आपका आंसर सही है शायद, है ना? आपका आंसर सही है, बाकी मैं चेक करता हूँ इसमें। सही। प्राची, आपने किस पार्ट का भेजा है पता नहीं चल रहा है ना, ये पता नहीं चल रहा है। इसमें तो 4 पार्ट है ना इसमें। फर्स्ट पार्ट का अलग रेशियो आएगा, सेकंड का अलग आएगा, थर्ड का अलग आएगा, फोर्थ का अलग आएगा। है ना? ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, लेट मी चेक। हाँ, सही बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से आंसर सही है आपका। कृतिका, सही आंसर है आपका। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप मैच कर लो उस आंसर से। आंसर सही है आपका। ठीक है, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, उससे आप आंसर चेक कर लो सब लोग। देखो, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में है, अभी तो जो हमने डिस्कशन किया ना इस फॉर्मूले के ऊपर, ये तो बेस्ट था ही। अभी मैंने बोला कि सर्कुलर ट्रांसपोज मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है दोनों चीजें परपेंडिकुलर हो। तो रेडियस की वैल्यू है, तो आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट केस में अगर v सेम है ना, फर्स्ट केस में क्या है कि आपका अगर v कांस्टेंट है तो रेडियस जो होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m by q हो जाएगा। v तो सब केस में सेम है ना? तो यहाँ से प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का रेशियो निकालना है ना, तो rp by अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mt by m अल्फा इनटू आपका हो जाएगा q अल्फा by q, ठीक हो जाएगा, है ना? तो आपको पता है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के मास में 4 टाइम्स का रिलेशन होता है और चार्ज में डबल का रिलेशन होता है ना? चार्ज और अल्फा पार्टिकल जो होता है वो आपका 2e होता है और चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है वो e होता है। मास में 4 का रिलेशन होता है। यहाँ से आ गया। फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा 1:4 इनटू यहाँ पे आपका आ जाएगा 2:1। तो फर्स्ट केस में आंसर 1/2 है। फर्स्ट केस का आंसर 1:2 हो जाएगा। सेकंड में मोमेंटम सेम है, तो p कांस्टेंट है, मतलब रेडियस इज ओनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, इसमें मास से कोई नहीं है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि rp by अल्फा इक्वल टू हो जाएगा q अल्फा by q, है ना? तो आपको पता है ये 2:1 आ जाएगा, ये 1:2 आ गया, ये 2:1 आ गया। ऐसे थर्ड पार्ट पे जाते हैं। थर्ड पार्ट में इसने बोला सेम काइनेटिक एनर्जी, तो सेम काइनेटिक एनर्जी का मतलब रेडियस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट m by q हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से rp by r अल्फा आप निकालो, ये आपका हो जाएगा रूट ऑफ mp by m अल्फा इनटू q अल्फा by q, है ना? तो mp by m अल्फा अभी आपने पढ़ा 1/4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये 1:1 आ जाएगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, है ना, और यहाँ भी 2/1 आ जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1:1 आ जाएगा। मतलब अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों का जो पाथ होगा उसका रेडियस क्या होगा, सेम। फोर्थ पार्ट सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पहले एक्सटेंड जो हुए होंगे सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे होंगे, तो इससे कर लेंगे। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू आपकी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ m by q, है ना? q ऊपर भी है, q नीचे भी है, तो q को रूट में अंदर नीचे ले आए, यहाँ से r by r अल्फा, इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ mp by m अल्फा इनटू q अल्फा by q, है ना? तो यहाँ से 1:2 आ जाएगा, इससे आंसर जो आ जाएगा 1:2 कितना हो जाएगा, देखिए आपका रूट, तो इससे हम निकाल सकते हैं इस तरह से, हाँ? 1/4 आ गया, 2/1 आ गया, 1/√2 आ गया, तो ये आंसर आ गया। तो ध्यान रखना
कि जब इस तरह से रेशियो निकालना है तो क्या चीज वो सेम हो, उसके अकॉर्डिंग रेशियो क्या होगा, चेंज। तो इस फॉर्मूले के ऊपर कई न्यूमेरिकल्स हम क्या करते हैं अटेम्प्ट। ये आपका अगेन न्यूमेरिकल नंबर 1 है ना, जो कि आपसे कई बार क्वेश्चंस में पूछा है ना? ये सही बोला आपने। चलो इसके बाद हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको सही लगेगा। एज एग्जाम्पल 2 ये भी काफी कर सकते हैं, नीट में कई बार इसके आने के चांसेस। सही आंसर आपका। हाँ प्रणाम, सही आपका आंसर। हाँ कुछ और आंसर है मेरे पास। मोहम्मद हसन सही है आपका आंसर। वंशिका आपका आंसर सही है, वेरी गुड। इसमें एक से एक क्वेश्चन होता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में, बहुत जबरदस्त मजा आता है। हाँ प्राची सही है आपका आंसर। हाँ पुलकित सही आंसर है आपका, सही आंसर है, ठीक बता रहे हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, जस्ट आपको ये जस्ट कंसेप्ट क्लैरिटी को चेक करना है। जस्ट एक क्वेश्चन इसको चेक कर रहा है जैसे कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी को इस तरह से चेक कर रहा है, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक होता है। तो एक्सटेंशन इक्वल टू द फोर्स बाय मास होता है, तो एक्सटेंशन इक्वल टू हो जाएगा Q बाई M इंटू वी क्रॉस। वहां देखो एक्सटेंशन भी V और B के परपेंडिकुलर होगा, अगर फोर्स परपेंडिकुलर होता है तो एक्सटेंशन भी V एंड B के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एक्सटेंशन इज परपेंडिकुलर टू द B वेक्टर, B और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए। और आपको पता है दो वेक्टर जब भी परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ से
बी डॉट ए की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे जी। भाई अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ए है मतलब बी और बी दोनों के परपेंडिकुलर ए होंगे और परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, ये आपको हो जाएगा 2x + 3 - 4। यहाँ से x की वैल्यू भाग ये ऑप्शन आपका है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना, जस्ट इस तरह से हम इसको अटेंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, उससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। आई विल गिव दैट क्वेश्चन आपको, है ना, मतलब वो एक अलग तरह का क्वेश्चन है, उससे मल्टीपल कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जैसे बड़ी फेमस बुक का क्वेश्चन है, है ना? हाँ ये क्वेश्चन, इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, नो जी। नॉन रिलेटिविस्टिक प्रोटॉन का मतलब स्पीड ऑफ ज्यादा भी होगी तो इसका चार्ज चेंज नहीं है। देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा ना, ये मतलब क्वेश्चन जो है इसमें बहुत सारे थ्योरी एक्चुअली है, तो थ्योरी को ही पढ़ाने का ही तरीका है। पहले एक्सप्लेन जस्ट क्वेश्चन, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो इसमें क्या बोला हुआ है आपको जानना, इसको बाद में सॉल्व कर लेना। जस्ट मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई क्या इस क्वेश्चन का बेसिकली आपका मतलब है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है इसमें ये जस्ट बोला हुआ था इस क्वेश्चन में
कि जैसे मैंने एक कैपेसिटर की 2 प्लेट्स ली, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी। ई की वैल्यू इस क्वेश्चन में इसने दी हुई, मैं भी कोई वैल्यू नहीं ले रहा। और इसी कैपेसिटर के बीच में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, तो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड होगी बेसिकली आपकी बी डाउन। तो जब भी इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है ना, इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्ट। इसको हम क्या होता है कि आपका वेलोसिटी सिलेक्ट, है ना। वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर वेलोसिटी जो होगी ना, उसका चार्ज पार्टिकल सीधे चला जाएगा और जाके इस टारगेट को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। अगर वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कम या ज्यादा होगी तो ऊपर या नीचे रिफ्लेक्ट होगी। तो इसने बोला है कि जो भी बीम ऑफ प्रोटॉन बीम है, प्रोटॉन की जो बीम है, इस प्रोटॉन बीम पे चार्ज तो ई हो जाएगा, ये सीधी ऐसे जा रही है ना, सीधी जा रही है, मतलब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो डाउनवर्ड लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा ई इंटू ई, और इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स आएगा ऊपर से, ये आपको हो जाएगा ई वी बी, है ना भाई। प्रोटॉन बीम थी, इस पे चार्ज ई है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के अलाउंग फोर्स लग जाएगा और बी क्रॉस बी से मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा। और अगर ये बिना डिफ्लेक्टेड इस तरह से जा रहा है, मतलब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंटू वी बी हो जाएगी। यहाँ से ई कैंसिल आ गया, यहाँ से वो वी आ जाएगी जो स्ट्रेट है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वैल्यू दी हुई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है एज प्लस आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो 120 और 50, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 120 किलो वोल्ट, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 50 मिली टेस्ला, 50 इंटू 10 पावर माइनस, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ से आपका वो स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, जो कि सीधा चला जाएगा। इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी, है ना। एक पर्टिकुलर स्पीड का पार्टिकल ही सीधे जाए, उससे स्पीड से अगर कम या ज्यादा होगी तो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर या नीचे जाए। तो इस तरह का अरेंजमेंट जब भी होता है ना, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। अब आपको पता है इस प्रोटॉन का मास m है और ये किसी v से जाके इसको स्ट्राइक करेगा, और चूंकि ग्राउंडेड है तो चार्ज स्ट्राइक करने के बाद रेस्ट पे जाएगा, है ना। तो आपको पता मोमेंटम में चेंज हो गया ना, जैसे mv मास का चार्ज पार्टिकल अगर जाके रेस्ट पे आ गया तो मोमेंटम में चेंज आ गया, तो जो फोर्स होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा, है ना। तो एक प्रोटॉन जाके अगर ये रेस्ट पे आ गया तो मोमेंटम में चेंज mv हो गया। प्लेस में एक प्रोटॉन थोड़ी है प्रोटॉन बीम में, बल्कि हम ऐसा ले लेते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन बीम जो स्ट्राइक कर रहे हैं, n इज द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन स्ट्राइक पर सेकंड, स्ट्राइक पर सेकंड, इससे n नंबर ऑफ प्रोटॉन स्ट्राइक कर रहे हैं पर सेकंड, तो जो फोर्स लगेगा nmv हो जाएगा। भाई एक प्रोटॉन का मोमेंटम चेंज mv हो गया और n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर सेकंड क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इतने अमाउंट का फोर्स लग जाएगा। तो जब हम फोर्स यहाँ से लिखेंगे तो फोर्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी nmv, nmv की जगह पे e by b आप पुट कर दो। अब प्रॉब्लम है n भी तो हम नहीं जानते ना, तो उसके लिए इसने बोला है इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू दी है ना। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा ना, इलेक्ट्रिक करंट इस प्रोटॉन की वजह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट एन ही हो जाएगा, एन इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन पर सेकंड। तो एनी कोई एक प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करो तो चार्ज पर सेकंड आ जाएगा, मतलब करंट आ जाएगा। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी आई बाई, उस एन को आप यहाँ पुट कर दो, तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा उसका एक्सप्रेशन इस टर्म्स में आ जाएगा, दैट इज द m स्मॉल e कैपिटल E बाई b इनटू इतने अमाउंट का फोर्स है ना। तो इसमें सारे वैल्यूज आप पुट कर दोगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन पता ही होता है, मास भी पता होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपको दिया है। तो यहाँ से फोर्स आप निकालोगे तो उस फोर्स का आंसर ये आ जाए। फोर्स वैसे उतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, समझाना इंपॉर्टेंट है ये सीधा क्यों गया, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या हो रहे हैं, बैलेंस, है ना। और v निकाल लिया, फिर हमने n कैसे फोर्स कैसे निकाला, हमने n कैसे निकाला, करंट से। तो ये सारी चीजें मिक्सचर में क्या होती है, यूज होती है। वैसे इसमें फोर्स का जो आंसर आ रहा है ये 19.2 माइक्रो न्यूटन, कितने अमाउंट का इसके ऊपर क्या एक्सेप्ट करेगा वैसे आपका ही फोर्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस में क्या होता है, यूज होता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। रिलेटिविस्टिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है ना, है ना।
अरे दिव्यांश, पैराबोलिक तब होगा ना जब खाली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नहीं, ग्रेविटी तो इस केस में नेग्लेक्ट कर देते हैं ना बेटा हम। ग्रेविटी जो होती है, जो भी हम बात कर रहे हैं वो वैक्यूम में बात कर रहे हैं, है ना। ग्रेविटी फ्री स्पेस में बात कर रहे हैं, है ना। ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। ग्रेविटी फ्री स्पेस में सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना। उसमें कई बार दिया भी है ना। और पैराबोला तब होता है कैपेसिटर के बीच में जब उसका में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो पाथ पैराबोलिक। प्रोटॉन कम्स टू रेस्ट ऑन द स्ट्राइकिंग द ग्राउंडेड टारगेट। टारगेट ग्राउंडेड है ना, तो चार्ज जैसे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा वो ग्राउंड में चला जाएगा। भाई चार्ज ग्राउंडेड करने का मतलब है यहाँ पे जो भी चार्ज होगा ग्राउंड में शिफ्ट होगा, मतलब रिवॉन्ड नहीं करेगा। तो ग्राउंडेड का मतलब हो जाएगा स्ट्राइक करके ये ग्राउंड में। तो इसलिए मतलब वो इसलिए बोल रहा है कि रिवॉन्ड होगा तो फिर मोमेंटम चेंज में उसको भी लेना पड़ेगा ना। तो ग्राउंडेड का यहाँ पे सिंपल सा मतलब होता है कि वो रिबॉन्ड नहीं करेगा बल्कि रेस्ट पे आ जाएगा और ग्राउंड पे चला जाएगा इसके अंदर। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। तो इसी में इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। तो कई बार वेलोसिटी सिलेक्टर की थ्योरी लिखने भी आती है कि किस तरह के अरेंजमेंट को भी कॉल्ड एज द वेलोसिटी सिलेक्टर। ये चीज वेलोसिटी सिलेक्टर जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का पार्टिकल सीधा जाएगा, बाकी ऊपर या नीचे क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। चलो ये क्वेश्चन आपने कर लिया है। इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज पार्टिकल के। हाँ, you can solve this question. ये इसको अभी मत करो बेटा, इसको मत करो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसमें अननेसेसरी आप अभी उलझ जाओगे, कैलकुलेशन ज्यादा है ना। बिना कैलकुलेशन वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर उसको करेंगे। पहले थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है ना। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा हो गया। जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। बेटा ये तो मतलब वो है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, दो अलग अलग केसेस हैं कि भाई अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कितना टाइम लगेगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो कितना टाइम लगेगा। दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है ना, जिससे ये बोला हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ है और यहाँ पे ये थीटा एंगल से एंटर कर रहा है, लेकिन आप कहना ये थीटा एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं है, ये तो जस्ट कोई एंगल थीटा से आ रहा है। थीटा इज नॉट एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो एंगल इसका 90 है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, v प्लेन में है, तो v इस केस में परपेंडिकुलर टू v, तो इसका मोशन सर्कुलर हो, सर्कुलर मोशन मतलब v क्रॉस v की वजह से फोर्स इस पर लग जाएगा और ये इस तरह से टर्न होके ऐसे वापस निकल, है ना, इस तरह से टर्न होगा ये और यहाँ से वापस निकल जाएगा। तो वही इसने पूछा है कितना टाइम के बाद ये वापस आएगा, है ना, क्योंकि पूरा सर्किल कंप्लीट नहीं हुआ ना, अगर पूरा सर्किल कंप्लीट होगा तो पाई एम बाई क्यू भी होगा, कितने टाइम के बाद वापस आएगा। ऐसे ही अगर सेम चार्ज नेगेटिव होता तो नेगेटिव में आपको होता है v क्रॉस v तो इस तरफ है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स फिर लग जाता है, तो इसमें अगर हम v क्रॉस v लगाएं तो v क्रॉस v इस तरफ है तो फोर्स अंदर की तरफ लगा, इसमें v क्रॉस v अंदर है लेकिन चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स उल्टा लगेगा, उल्टा लगेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, हाँ, तो इसमें भी यही पूछा है इसने कि अगर ये थीटा एंगल पे इंटर हो रहा है तो कितने टाइम बाद मैग्नेटिक फील्ड से बाहर, है ना, दोनों केस में सेम क्वेश्चन, तो ये आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आता है। हाँ, मैं बताता हूँ, कुछ नहीं इसमें बेटा, जैसे मैंने बोला एक चार्ज पार्टिकल है जो किसी वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पे, मैग्नेटिक फील्ड से इसका एंगल थीटा नहीं है, क्या आप हेलिकल वोलिकल सोचो, किसी लाइन से थीटा एंगल पे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल तो इसका परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है v क्रॉस v की वजह से फोर्स इधर लगेगा, तो ये सर्किल बना के किसी टाइम बाद बाहर निकल जाएगा, तो वो टाइम कितना हो, कितने टाइम बाद ये सर्किल बाहर निकल जाएगा। इसमें अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स इधर के बजाय उल्टा लग जाएगा, तो इसका पाथ जो होगा ऐसा होगा, तो यहाँ से कितने टाइम बाद ये वापस, दोनों चीजों में टाइम निकालना है, कितना टाइम इसने मैग्नेटिक फील्ड में स्पेंड किया। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा बेटा आपको, है ना, अभी जब क्वेश्चंस मैं बताऊंगा ना तो आई विल एक्सप्लेन। आपको बार बार कनेक्शन घट जाता है, आइए मैं बताता हूँ।
हाँ कुछ देवांश आपने आंसर भेजा तो है, आई एम नॉट श्योर कि वो सही हो, है ना। मैं चेक करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। टाइम पीरियड इंटू थीटा बाई पाई सही आंसर है मेरे पास। टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई m/q भी पुट कर दो, सही आपका आंसर है। ठीक बोल रहे हो। देखो कुछ नहीं इसमें है, वो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं इसमें ऐसा होता है। आप ये देखो कि इसने बोला है कि एक चार्ज पार्टिकल क्यू जो था, है ना, वो 20 से यहाँ पे एंटर करता है, फोर्स इधर लगेगा, सर्किल परफॉर्म करके वापस आ गया। जब ये सिमेट्रिकल केस है ना, तो अगर थीटा से यहाँ से निकला है, यहाँ पे थीटा से एग्जिट होगा, है ना। जब थीटा पे एंटर हो रहा है तो थीटा पे क्या होगा, यहाँ पे एग्जिट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे ऐसे। तो आपको क्या है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा होगा, है ना। और ये वाला एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो आप देखो, सिर्फ ये 2 थीटा एंगल तो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं मूव किया ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल मूव किया है, पूरा एंगल मैग्नेटिक फील्ड में तो है। तो ये जो एंगल हो जाएगा वो 2 पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अब सिंपल सा होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड में जितना एंगल ये ट्रेवल कर रहा है वो 2 पाई माइनस 2 थीटा होगा। और हम जानते हैं किसी भी सर्कुलर में मोशन में हम टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम हम निकालते हैं एंगल बाई ओमेगा से। 2 पाई माइनस 2 थीटा इसका एंगल ट्रेवल किया, और इसके अंदर एंगुलर स्पीड जो है वो ओमेगा है। एंगल जो ट्रेवल किया उसको ओमेगा से डिवाइड करते हैं तो टाइम हो जाएगा, जस्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। यहाँ से आपको पता है 2 तो कॉमन ले लो, 2 इंटू हो जाएगा पाई माइनस थीटा बाई ओमेगा। ओमेगा हम जानते हैं क्यू बी बाई एम होता है, अभी आपने पढ़ा। इस तरह से अगर सर्कुलर पाथ होता है तो उसकी एंगुलर स्पीड कितनी होती है, क्यू बी बाई एम। तो आपका आंसर आ गया। आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 2m पाई माइनस थीटा, है ना। बाई क्या हो जाएगा, जब आपकी क्यू बी। तो इतना टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, स्पेंड, इतना पार्ट ये नहीं करेगा, है ना। ये 2 थीटा वाला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में नहीं। इसी का जस्ट उल्टा है कि जब ये चार्ज नेगेटिव होगा तो अब ये ऐसे नहीं मूव करेगा बल्कि ऐसे निकल जाएगा। तो ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा होगा, हाँ। अगेन हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप किया ऐसे, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। और एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, तो सर्कुलर मोशन के सेंटर में तो मिलेंगे। ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान दो कि इस केस में इसने जो एंगल ट्रेवल किया वो 2 थीटा, जो उसमें नहीं किया था इसमें वही कर रहा है। तो इस केस में जो टाइम होगा वो जस्ट हम ऐसे निकाल 2 थीटा बाई, है ना। और ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं, 2 थीटा बाई ओमेगा हो जाएगा वैसे आपका क्यूबी बाई, अल्टीमेटली टाइम की वैल्यू आपकी 2m थीटा बाई। कितना टाइम ये स्पेंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इस टाइम के बाद ये बाहर निकलता है ना। तो इस तरह से ये काफी एक क्रूशियल क्वेश्चन होता है कि भाई कभी भी इस केस में टाइम हम कैसे निकालेंगे, एंगल को ओमेगा से डिवाइड, है ना। तो एंगल अगर पता है, ओमेगा आपको फ्री वेव पता ही होता है, ये तो थ्योरी का पार्ट है। ये थोड़े से क्वेश्चंस, जस्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये मेरा मतलब ये सब क्वेश्चंस नहीं है, ये थ्योरी पढ़ाने का ही पार्ट है। इसके पहले वाला भी वो न्यूमेरिकल नहीं था कोई, वो थ्योरी का ही पार्ट है, ये भी एक थ्योरी का पार्ट। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे रहा हूँ, now I will give the objective question। हाँ ये ऐसा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो नेक्स्ट टर्म करेंगे इसमें, हाँ ये सही क्वेश्चन, इसको आप
एक्चुअली आपका आंसर भी सही है क्या? लेट्स मी चेक, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है, मेरा आंसर इज करेक्ट। प्राची का आंसर आ गया है, और किसका आंसर आ गया देख लेता हूँ मैं, एक और भी आंसर दिख रहा है। हाँ मलिहा, आपका आंसर सही है। प्रणाम, सही है आपका आंसर। कृतिका, सही है आपका आंसर। सही, काफी लोगों ने सही आंसर भेजा है। द आंसर, करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी सही है ना, बी ऑप्शन सही है। देखो कुछ नहीं इसमें है, इसने बोला है कि एक कोई चार्ज पार्टिकल था जो कि डी कॉमा 0 कॉमा पे रखा हुआ था, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी बी से, है ना, और ये इसका वाइजेड प्लेन, ये तो वाइजेड प्लेन। तो इसने बोला मैक्सिमम वी कितना होना चाहिए ताकि ये वाइजेड प्लेन में स्ट्राइक नहीं करे। तो आपको पता है जैसे हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे तो वी और बी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इसने मैग्नेटिक फील्ड जो बोला हुआ है पॉजिटिव के तरफ है, ये आपका बी क्रॉस बी आगे, थंब ऊपर लग जाएगा ना मैग्नेटिक फोर्स, हाँ मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो आपको इस तरह से जाएगा कि आपको ऊपर लगेगा। तो जस्ट ये जाएगा ऐसे और इसको ऐसे टच करता हुआ वापस चला जाएगा। तो कंडीशन ही आ गई कि अगर ये इसको स्ट्राइक नहीं कर रहा मतलब डी की वैल्यू आर से ज्यादा या इक्वल और नॉट स्ट्राइक वाइजेड प्लेन, अगर ये वाइजेड प्लेन को स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो डी की वैल्यू या तो आर के से ज्यादा होना चाहिए, डी अगर आर से ज्यादा होगा तो बेसिकली पहले ही टर्न हो जाएगा, या एटलीस्ट आर के इक्वल होना चाहिए ताकि टच करके ऐसे टच करके जस्ट इसको ग्लांस करता हुआ किसी भी से चला जाए। ये कंडीशन आ गई, आपको आर पता ही होता है ना, इसका आर जो होगा वो एम बी बाई क्यू बी होता है। यहाँ से v की वैल्यू आ गई, v शुड बी लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज द क्यू बी डी वाई, है ना, लेस या इसके इक्वल होना चाहिए, मतलब v की मैक्सिमम वैल्यू यही हो जाएगी। तो आपका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन क्या होगा इस केस में सही है, ये हमने जस्ट इसको सॉल्व, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक बता रहा हूँ इसमें, इस तरह से हम इसको, ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में अभी यही चीज कंटिन्यू होगी, नेक्स्ट क्लास में भी जो होगी विल स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स, हमने जैसे मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज आपने पढ़ाया ऐसे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट लाइन, है ना। लेकिन अभी मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज में बहुत सारी चीजें, वही मैंने बोला है कि इस वीकेंड्स पे ही ना कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही कर लेंगे ताकि आपका जो DWT मैग्नेटिक इफेक्ट का आ रहा है ना उसकी थोड़ी सी स्ट्रांगली आपकी प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम क्लास में करवा नहीं पाते हैं, तो इसका तो टाइम लिमिटेड है। जब भी क्लास में आओगे तो थ्योरी प्लस क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन कभी नहीं हो सकता, तो थ्योरेटिकली आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, एंड तो हमारा सिलेबस ही नहीं खत्म, सिलेबस से कुछ, तो इसलिए जो संडे को 4 to 5 क्लास होगी उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ही हायर लेवल के क्वेश्चन डिस्कस, है ना, जो भी हमने अभी तक पढ़ा होगा उसको एज ए प्रैक्टिस क्लास में
है ना, बाकी हम मैसेजेस जल्दी इसको बढ़ाते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir. बाय बाय।